Hello, my dears. Hope and pray all well at your end. Okay, children, let's do today the back exercises of chapter 17, Samay. This is a poem which we have already done. So today we will do its exercises only. Let's start with the revision of the शब्दार्थ. पाठ 17 समय. पृष्ठ संख्या 141 141. पहला शब्द है सुयोग, मीन्स अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी. संदेह, शंका, डाउट. मनोभीष्ट, मन की इच्छा, डिजायर. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, मीन्स सबसे अच्छा, द बेस्ट. चलना, धोखा देना, टू चीट. उद्योगी, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग. सौख्य, सुख, हैप्पीनेस. तुच्छ, अति सामान्य या नगण्य, मीन्स इनसिग्निफिकेंट. सद्व्यय, अच्छी तरह से खर्च करना, मीन्स स्पेंड वेल. नीरसिंचन, पानी से सींचना, स्प्रिंकल विद वाटर. जन्मतरु, जीवन रूपी वृक्ष, लाइफ ट्री. सुसमय, अच्छा समय, गुड टाइम. परमार्थ, दूसरों की भलाई का कार्य, द वर्क डन फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. आगे है कठिन शब्द जो श्रुतलेख के लिए हैं, तो इनकी आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे. इसके बाद है पाठ बोध, जिसके अंतर्गत है प्रश्नों के उत्तर. तो पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, कवि ने किसी काम को किस प्रकार करने की प्रेरणा दी है? उत्तर, कवि ने हर काम को मन लगाकर तथा समय पर करने की प्रेरणा दी है. ख, आत्मविश्वास जगाने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, आत्मविश्वास जगाने से कवि का तात्पर्य है अपने पर विश्वास जगाना. मनुष्य को अपनी क्षमता अथवा योग्यता पर संदेह न करके पूरे मन से कार्य करते हुए उसमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए. ग, केवल सपने देखने का क्या परिणाम होता है? उत्तर, केवल सपने देखते रहने से हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को गंवाते रहते हैं. हम ये जानते हैं कि जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आता. अतः हमें अपने समय के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए अभीष्ट कार्य में सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए. घ, कार्य पूरा ना होने और समय बीत जाने पर हम क्या करते हैं? उत्तर, कार्य पूरा ना होने और समय बीत जाने पर हम दुखी होते हैं और पछताते हैं. अगला प्रश्न है, समय पर काम करने से व्यक्ति को कौन से सुख मिलते हैं? उत्तर, समय पर काम करने से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से कर पाता है. सुचारू मीन्स अच्छे ढंग से, और इस प्रकार उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित कर परम सुख की प्राप्ति करता है. आगे है, किस व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिलता है? उत्तर, जो व्यक्ति व्यर्थ सोच विचार में पड़ा रहकर तथा कोई काम समय पर ना करके अपने जीवन के कीमती पलों को नष्ट करता रहता है, वह जीवन में कभी सुख नहीं पाता है. तो इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत काव्यांश की पंक्तियां पढ़ते हैं पहले, तो फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देंगे. तो काव्यांश इसी कविता में से लिया गया है. तुच्छ कभी तुम नहीं
एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सद्व्यय रूप निर्सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो शीर्षक क्या होता है? हेडिंग। तो कवि हैं इस कविता के श्री सियाराम शरण गुप्त, और इस कविता का शीर्षक है समय। अगला प्रश्न है, कवि ने जीवन को किस प्रकार का माना है? तो इसका उत्तर है, ये जो दूसरी पंक्ति है काव्यांश की, कवि ने जीवन को पल पल से बना हुआ माना है। मतलब जो हमारे जीवन का समय है, उसका जो प्रत्येक पल है वही हमारे जीवन का निर्माण करता है। जीवन पलों से ही बना हुआ है। उसके आगे है तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार सद्व्यय किसका किया जाना चाहिए? सद्व्यय मतलब अच्छी प्रकार से खर्च करना, मतलब जिसको हम अच्छे ढंग से स्पेंड करें। तो किसको स्पेंड करना चाहिए हमें? सद्व्यय किसका किया जाना चाहिए? अपने समय का। तो अपने जो जीवन के प्रत्येक पल का हमें सद्व्यय करना चाहिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कवि के अनुसार सद्व्यय समय का किया जाना चाहिए। किसका? मतलब समय का। अंतिम प्रश्न है, जीवन रूपी वृक्ष किस प्रकार विकसित होगा? तो जो जीवन रूपी वृक्ष है उसका विकास कैसे होगा? समय के सद्व्यय रूपी निर्सिंचन द्वारा हमारा जो जीवन रूपी वृक्ष है विकसित होगा। तो इसके पश्चात हैं लिखित प्रश्न। इसके अंतर्गत सबसे पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न, क सुयोग के पास खड़े होने का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अभिप्राय यह है कि अच्छे अवसर जीवन में पग पग पर मिलते हैं, अतः मनुष्य को जीवन में मिलने वाले प्रत्येक अवसर को ही सुयोग समझकर वह पूरे मन से अपना कार्य कर उसमें सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए। ख, मन की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, मन की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें किसी अच्छे समय की प्रतीक्षा में समय गंवाने के स्थान पर उसी समय काम में जुट जाना चाहिए और मनोभीष्ट कार्य में सफलता पानी चाहिए। ग, जाने वाला समय कभी लौटकर नहीं आता है। इस सत्य को कवि ने किस पंक्ति में अभिव्यक्त किया है? उत्तर, इस सत्य को कवि ने इस पंक्ति में अभिव्यक्त किया है। तो आगे आप पंक्ति लिखेंगे कविता में से लेकर, आवेगा क्या समय जो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा छला जा रहा। तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। उसके बाद है घ, आलस्य के कारण क्या हानि होती है? उत्तर, आलस्य के कारण मनुष्य काम ना करने के बहाने ढूंढता रहता है और इस प्रकार कोई भी कार्य समय पर ना करके अपने जीवन में असफलताओं, दुखों व निराशा का सामना करता है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हम स्वयं को कब छलते हैं? उत्तर, स्वयं को छलना का अर्थ है खुद को धोखा देना। जब हम आलस्य के मारे काम ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं और इस प्रकार अपने जीवन के प्रत्येक कीमती पल को व्यर्थ में गंवाते रहते हैं, तो ऐसा करके हम खुद को ही छलते रहते हैं। ख, उद्योगी व्यक्ति के लिए हर पल ही सुसमय किस प्रकार होता है? उत्तर, उद्योगी व्यक्ति किसी भी कारण से अपना समय गंवाने के स्थान पर काम करते रहने में विश्वास रखता है। वह जीवन के इस सत्य को कभी नहीं भुलाता कि बीता समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए वह हर समय को ही
इसलिए वह हर समय को ही सुसमय मानकर अपने जीवन के एक भी पल को गंवाए बिना निरंतर कार्यरत रहता है। ग हम अपने जीवन रूपी वृक्ष को किस प्रकार सुविकसित कर सकते हैं? उत्तर, जब हम अपने जीवन के किसी भी पल को तुच्छ नहीं मानते और यह मानते हैं कि इन पलों से ही हमारा जीवन बना हुआ है, तो इस प्रकार जीवन के प्रत्येक पल के सद्व्यय रूपी नीर सिंचन से हम अपने जीवन रूपी वृक्ष को सुविकसित कर सकते हैं। घ, इस कविता के द्वारा कवि लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता के द्वारा कवि लोगों को समय पर प्रत्येक कार्य करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य को अपने आलस्य का परित्याग कर समय के प्रत्येक पल को सुयोग जानकर निरंतर कार्यशील रहना चाहिए तथा इन्हीं पलों से बने अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आगे है अंतिम प्रश्न, जीवन में एक एक पल का सदुपयोग कर व्यक्ति किस प्रकार महान बनता है? उत्तर, जीवन में एक एक पल का सदुपयोग कर व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सफलता तो पाता ही है, साथ ही परमार्थ के लिए भी समय संचित कर पाता है। इस प्रकार अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करने से वह व्यक्ति महान बन जाता है। वह अपने जीवन को सार्थक करके परम सुख की प्राप्ति करता है। तो इसके पश्चात है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला वाक्य है, बच्चे काम कर रहे हैं। दूसरा वाक्य है, सुमित कविता लिख रहा है। तीसरा वाक्य है, तरुण कविता पाठ कर रहा था। और चौथा वाक्य है, गीतिका सुंदर चित्र बना रही थी। ऊपर लिखे वाक्यों में करना, लिखना, बनाना क्रिया शब्द हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया मीन्स वर्ब। तो इंग्लिश में आप कहते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो हिंदी में भी ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, मतलब कुछ भी काम या हो रहा है या अपने आप होता है या किया जाता है, तो इसे हम करना, लिखना, बनाना, होना, ये सब क्रिया शब्द हैं। तो मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक मतलब जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं है, जो क्रिया कर्म के बिना ही पूर्ण है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता है, जो कर्म के बिना अपूर्ण है, पूरी नहीं है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो परिभाषाएं दी गई हैं इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पहले है अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्ता मीन सब्जेक्ट, काम करने वाला, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऑब्जेक्ट की कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक खेलता है, मैं लिख रहा हूँ, छात्र पढ़ रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में बालक क्या खेल रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, छात्र क्या पढ़ रहे हैं, कर्म का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। बच्चों, यहाँ पर जो इसमें अकर्मक क्रिया की उदाहरण उन्होंने अपने ढंग से दी है। वास्तव में अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें
कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती। अब यहाँ पे बालक खेलता है, तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है क्या खेलता है, तो इसका मतलब इसमें कर्म की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कर्म की, तो इसलिए इसको हम अकर्मक ना मानकर इसे सकर्मक मानेंगे। पर और अकर्मक की क्या उदाहरण हो सकती है, जैसे बालक सोता है। अब सोता है, इस क्रिया के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, मतलब बालक क्या सोता है ये प्रश्न हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे क्या की संभावना ही नहीं है। तो ये क्रिया जो जैसे बालक सोता है, बालक हंसता है, बालक रोता है, तो हंसना, रोना, सोना, बालक तैरता है, तो इस प्रकार की जो ये क्रियाएं हैं, ये इनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, ये कर्म के बिना ही पूर्ण है, पूरी है। इन्हें हम अकर्मक का उदाहरण मानेंगे, इन्हें हम अकर्मक क्रिया मानेंगे। यहाँ पे जो दी है इसे हम सकर्मक में ही रखेंगे, पर मुझे नहीं पता यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्यों इस प्रकार उदाहरण दी है। तो अब यहाँ पे जैसे ही दी है आप इस ढंग से सीखिए, या जो मैं बता रही हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो इसके बाद सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के लिए यहाँ पर जो लिखा है वो पढ़ते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ पर कर्म चाहिए, कर्म के बिना ये अपूर्ण है, तो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उत्कर्ष निबंध लिख रहा है, अब उत्कर्ष क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, तो क्या का उत्तर हमें मिल रहा है। तो यदि हम सिंपल लिख देते उत्कर्ष लिख रहा है, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता क्या लिख रहा है। तो जब यहाँ जहाँ पर प्रश्न उठता है और उत्तर की संभावना रहती है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। तो इसी प्रकार अगला जो वहाँ पे उदाहरण है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो यदि हम यहाँ पे पतंग ना लिखें, बच्चे उड़ा रहे हैं, तो हमें प्रश्न उठता है क्या उड़ा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा कर्म की क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं या हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, जैसे पेपर का बना हुआ काइट, प्लेन। तो इस तरह से हमें कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ कर्म लिखना पड़ेगा। तो ऐसी क्रियाएं जो हैं, जो कर्म के बिना अधूरी होती हैं, जो पूरी नहीं होती, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखे वाक्यों में निबंध और पतंग कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया के कर्म हैं। तो जो काम कर्ता कर रहा है उसके कर्म क्या है, पहले वाक्य में निबंध और दूसरी में पतंग, इसलिए ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और दिए गए स्थान पर उनके भेद, अकर्मक है या सकर्मक, लिखिए। तो यहाँ पर जो दिए गए वाक्य हैं उसके सामने मैंने उनके नाम लिखे हैं कि अकर्मक है कि सकर्मक। पर अब यहाँ पर मैंने जो आपको अकर्मक और सकर्मक के बारे में यहाँ पर जो सिखाया गया, मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही नाम लिखे हैं। पर मेरे लिए अकर्मक क्रिया की जो उदाहरण यहाँ पर दी गई है ठीक नहीं लगी, तो इसलिए मैंने वो समझाई है आपको। तो आप बुक के अनुसार यदि आपने उत्तर देना तो आपको यही लिखना पड़ेगा, नहीं तो जो मैंने सिखाया उसको आप समझना, वास्तव में यही सही उत्तर है। तो पहला वाक्य है सुसमय बीत रहा है, तो ये कौन सा है, ये अपने आप क्रिया हो रही है, ठीक है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया। उसके बाद है तुम जीवन को सफल बनाओ, तो ये सकर्मक क्रिया। बच्चे काम कर रहे हैं, सकर्मक क्रिया। काम में चित्त लगा दो, सकर्मक क्रिया। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब मैंने क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर नहीं लिखा, तो उसके लिए अदरवाइज ये सकर्मक क्रिया ही होनी चाहिए, पर यहाँ पर जैसे उदाहरण दी उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे क्योंकि कर्म का मेंशन नहीं किया गया तो उसको उन्होंने अकर्मक माना, तो मैंने भी इसको अकर्मक ही लिख दिया। किसान अपनी फसल देख रहा है, तो ये सकर्मक हुआ, क्या देख रहा है, फसल देख रहा है। आलसी बच्चे बहाने बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, बहाने, तो सकर्मक क्रिया। वह जा रहा है, तो अकर्मक, क्या जा रहा है नहीं हो सकता ना, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसलिए इसको अकर्मक क्रिया मानेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों की मानक वर्तनी पर टिक का चिन्ह लगाइए। मानक वर्तनी मतलब स्टैंडर्ड जो रूप है शब्दों का, वर्तनी का। जो यहाँ पर ये शब्द दिए ये हैं जो हमारी संस्कृत में जैसे हम इंडियन का प्रयोग करते हैं, या हमारी जो पहले हिंदी का जो वास्तविक रूप है, हिंदी की वर्तनी जो शब्दों की है उसका जो वास्तविक रूप है ये यहाँ पर दिया। जैसे उद्योगी ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में भी, और वास्तव में यही इसका रूप था। पर अब हमने हिंदी को सरल बनाते हुए
उसका जो नया रूप हमने बच्चों को सिखाने के लिए कि जैसे उनको ये द्य का मतलब नहीं पता ये क्या है, उसको वो ध भी मान सकते हैं, घ भी मान सकते हैं, तो इसको और स्पष्ट करने के लिए हर वर्ण को अलग अलग करके लिख दिया, तो वो मानक वर्तनी हो गई। तो इसलिए इसके अनुसार जो वर्ड है उद्योगी मतलब परिश्रमी, तो इसका सही जो रूप है दूसरा शब्द उद्योगी, जिसमें द और य यहाँ पे द्य जो इकट्ठा लिखा है उसको हम अलग करके देखेंगे तो द हलंत जमा य होगा। ठीक है, तो हमने इसके अनुसार दूसरा शब्द सही है। अगला ख है बुद्धि। तो बुद्धि में भी वास्तव में जो दिए हैं ये भी शब्द सही है, संस्कृत में इसी ढंग से लिखा जाता है, पर अब हिंदी में हम कैसे लिखते हैं बुद्धि, जो इसका अंतिम दिया हुआ शब्द बुद्धि उसको मैंने टिक किया है। इसके बाद है विद्यालय। तो विद्यालय का सही रूप अब हम किस ढंग से लिखते हैं, दूसरा शब्द। उसके बाद है गंगा। तो गंगा को हम कैसे लिखते हैं, ये भी दूसरा शब्द, उसको मैंने टिक किया है। फिर है अर्ध। अर्ध को हम उसको भी दूसरा रूप ही सही है, उस ढंग से ही लिखते हैं। शुद्ध, इसका भी दूसरा शब्द ही ठीक है। और चिन्ह, चिन्ह का भी दूसरा शब्द ही ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे वाक्यांश दिए हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है आपने। तो वाक्य क्या है, वाक्यांश क्या है, जो आत्मा से संबंधित हो, तो इसका एक शब्द क्या होगा, आत्मिक। कोई कामकाज ना करने वाला, आलसी। परिश्रम पूर्वक काम करने वाला, कर्मठ। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। हर प्रकार से, सर्वथा। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे तो अगला पाठ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।